हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम थैनाटोलॉजी की वीडियो कवर करेंगे। इसमें हम डेथ और ब्रेन डेथ, ब्रेन स्टेम डेथ, ये सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें थैनाटोलॉजी। थैनाटोलॉजी होता क्या है? थैनाटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड थैनोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है डेथ। मतलब डेथ जो हुई है ऑन द स्पॉट पे, उसकी सारी स्टडी करना, उसकी सारी डिटेल एस्पेक्ट्स में जाना, इंक्लूडिंग इट्स कॉज एंड फेनोमेना, वो थैनाटोलॉजी कहलाता है। कि किस वजह से डेथ हुई, क्या फेनोमेना से डेथ हुई और कैसे हुई डेथ, उस पूरी स्टडी करना डेथ की हर एक एस्पेक्ट से थैनाटोलॉजी कहलाता है। इट इंक्लूड्स बॉडीली चेंज दैट accompany डेथ, पोस्टमार्टम चेंज एंड देयर मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस। मतलब क्या है इसका? कि जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से डेथ हुई, या फिर जो बॉडी के डेथ के बाद चेंजेस आ रहे हैं, पोस्टमार्टम चेंजेस आ रहे हैं, और मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस मतलब जो लीगल मैटर्स हो रहे हैं डेथ से रिलेटेड, वो सब इसके अंतर्गत कवर करे जाते हैं थैनाटोलॉजी में। अब इसके अंदर बताया गया है कि डेथ जो है वो दो स्टेजेस होती हैं डेथ की। मतलब जो डेथ है बेसिकली दो स्टेजेस या दो टाइप्स की बताई गई है। सबसे पहले आता है सोमैटिक। सोमैटिक में क्या बताया गया है? कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। सेसेशन का मतलब होता है स्टॉपेज। कंप्लीट या इरिवर्सिबल मतलब बिल्कुल कंप्लीट ब्रेन काम ना करना, या फिर जो ब्रेन की जो चेंजेस हो चुके हैं वो इरिवर्सिबल होना, वापसी ठीक ना होना, ये क्या कहलाता है? ये सोमैटिक डेथ के अंतर्गत आता है। मतलब कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ब्रेन प्रीसीड्स मॉलिक्यूलर डेथ। मतलब ये सोमैटिक डेथ पहले स्टेज आती है, उसके बाद स्टेज आती है मॉलिक्यूलर डेथ की, वो भी हम आगे कवर करेंगे। टिश्यू एंड सेल्स ऑफ बॉडी अलाइव एंड फंक्शनिंग। जो बॉडी के टिश्यू और जो सेल होते हैं वो अलाइव होते हैं, फंक्शनिंग करता है। मसल भी इलेक्ट्रिक और केमिकल स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करती है। कन्फर्म्ड बाय फ्लैट ईसीजी, ईसीजी एंड एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स। मतलब ये जो मॉलिक्यूल जो अपनी डेथ पढ़ रहे हैं, ये सोमैटिक डेथ, ये ईसीजी से, फ्लैट ईसीजी से और एब्सेंट ब्रेथ साउंड से, मतलब सांस ना आने से कंफर्म करी जा सकती है। रिजेम्बलेंस थ्रू सस्पेंडेड एनिमेशन, कोमा और हाइपोथर्मिया। मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कोमा, हाइपोथर्मिया जैसी चीजें आती हैं। ये हमारा हो गया सोमैटिक डेथ। अगला इसमें आता है मॉलिक्यूलर डेथ। मॉलिक्यूलर डेथ में क्या बताया गया? प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यूज विद डेथ ऑफ इंडिविजुअल टिश्यूज एंड डेथ। इस मॉलिक्यूलर में क्या होता है? जो टिश्यूज और सेल है वो इंडिविजुअली सबकी अलग डेथ हो जाती है, मतलब सेल्स और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। सबसीड सोमैटिक डेथ मतलब सोमैटिक डेथ के बाद की स्टेज को मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं। यानी 1 से 2 घंटे स्टॉपेज आफ्टर वाइटल फंक्शन। वाइटल जो हमारे होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ये सब जब काम करने बंद कर जाते हैं, उससे 1-2 घंटे के बाद की स्टेज को मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं। टिश्यूज आर डेड। जो टिश्यूज है वो डेड हो जाते हैं। नॉन फंक्शनल, फंक्शन नहीं करते, एंड विद नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी काम नहीं करते सेल, और सारे टिश्यू डेड हो जाते हैं। मसल भी रेस्पॉन्ड नहीं करती। कन्फर्म्ड बाय राइगर मोर्टिस, अल्गर मोर्टिस, पोस्टमार्टम स्टेनिंग एंड प्यूट्रिफेक्शन। ये सारी स्टेजेस आगे हम पढ़ेंगे, जैसे बॉडी का ठंडा पड़ जाना, बॉडी का अलग अलग चेंजेस आना, वो सब मॉलिक्यूलर डेथ में आते हैं। नो रिजेम्बलेंस फॉर एनी कंडीशन। इसके लिए कोई रिजेम्बलेंस कंडीशन की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें बस टिश्यू की डेथ हो जाती है, और आगे स्टेजेस राइगर मोर्टिस, अल्गर मोर्टिस जैसी स्टेजेस आ जाती हैं। अब इसमें एक थैनाटोलॉजी के अंदर एक पॉइंट बताया गया है, एट्रिया मोर्टिस। एट्रिया मोर्टिस क्या होती है? डेथ पोर्टल एंट्री और गेटवे ऑफ डेथ। जो बॉडी की गेटवेज हैं उनका ही डेथ हो जाना एट्रिया मोर्टिस कह जाते हैं। बाइशेट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? द नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम रिप्रेजेंट्स द 3 वाइटल सिस्टम। नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बताया गया? 3 वाइटल सिस्टम बताया, जिसलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्राइपॉड ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। इफ एनी वन ऑफ द सिस्टम फेल्स डेथ, अगर इनमें से एक भी सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या डेथ हो जाती है। अगला इसमें बताया गया सुप्रावाइटल रिएक्शंस। सुप्रावाइटल रिएक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले इसमें बताया गया जैकोस फेनोमेना, यानी टेंडन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। कंट्रैक्शन ऑफ होल मसल, एग्जांपल क्वाड्रिसेप्स, ड्यू टू एक्साइटेशन सीन आफ्टर 2-3 आवर ऑफ द डेथ। मरने के 2 से 3 घंटे बाद भी कभी कभी मसल्स में कंट्रैक्शन नजर आती है, उसे जैसे कि एग्जांपल क्वाड्रिसेप्स में नजर आती है, बाइसेप्स में नजर आती है, उसे कहते हैं जैकोस फेनोमेना या फिर टेंडन रिएक्शन। अगला आता है इलेक्ट्रिक एक्साइटेबिलिटी ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी फेस की जो मसल्स हैं, ये जो फेस की मसल्स है, उनके अंदर जो एक्साइटेबिलिटी ऑब्जर्व की जाती है कुछ घंटे बाद डेथ के, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एक्साइटेबिलिटी ऑफ स्केलेटल मसल्स। अगला आता है फार्माकोलॉजिकल एक्साइटेबिलिटी। इसमें क्या बताया गया? जो आइरिस है, जो हमारी आई होती है, उसकी आइरिस मसल है, उसके उसमें जो उसका प्यूपिल होता है, उसका डायमीटर में चेंज रहता है 1 घंटे के बाद मरने के। ये होता है फार्माकोलॉजिकल एक्साइटेबिलिटी। अगला आता है ब्रेन और ब्रेन स्टेम डेथ। आजकल ब्रेन को ही ब्रेन स्टेम डेथ माना गया है, दोनों एक जैसे ही, इनका अलग अलग नहीं माना गया है। ब्रेन डेथ इज कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी। सेसेशन मतलब मैंने आपको बताया था स्टॉपेज होता है। तो ब्रेन डेथ क्या है? बिल्कुल कंप्लीट और इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ ब्रेन। मतलब जब ब्रेन अपना काम ना करे और बिल्कुल स्टॉप हो जाए, कोई चेंज उसमें ना हो, इरिवर्सिबल चेंज हो,
उसकी इंजरी के लिए, वो ब्रेन डेथ कहलाता है। ब्रेन डेथ इज नाउ एक्सेप्टेड एज ब्रेन स्टेम डेथ। ब्रेन डेथ को ही आज क्या माना गया है? ब्रेन स्टेम डेथ माना गया है। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन लाइज विद ब्रेन स्टेम। जो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं हमारी बॉडी के, वो ब्रेन स्टेम में ही होते हैं। इफ देयर एरिया इज डेड, अगर वो एरिया ही डेड हो गया तो पर्सन अनेबल टू ब्रेथ, और पर्सन सांस नहीं ले पाए, इसी वजह से क्या होगा? अनकॉन्शियस हो जाएगा धीरे धीरे, और डेथ भी हो सकती है सांस लेने की वजह से, ना सांस ले पाए इस वजह से डेथ हो भी सकती है। अगला आता है रेटिकुलर फॉर्मेशन फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स। जो हमारा ब्रेन का कॉर्टेक्स होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ये भी क्या है? ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है। इफ देयर इज एरिया इज डेड, अगर ये एरिया ही डेड हो गया तो ब्रेन के जो सारे फंक्शन है, मोटर फंक्शन, सेंसिटिव फंक्शन, वो भी डेड हो जाएंगे। तो यानी हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर और रेटिकुलर फॉर्मेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंस में कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया नाउ लीगली कंसीडर ब्रेन स्टेम डेथ एज डेथ स्टेम। इसी वजह से जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज है और भी कंट्रीज ने ब्रेन स्टेम की डेथ को ही डेथ मान लिया है। अगला आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन डेथ की। मैकेनिज्म क्या है ब्रेन डेथ का? ब्रेन इंजरी हैज वेरियस कॉजेस सच एज ट्रॉमेटिक और cerebrovascular इंजरी एंड जनरलाइज्ड हाइपोक्सिया, ऑल व्हिच प्रोड्यूस ब्रेन एडिमा। ब्रेन इंजरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ट्रॉमा हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर इंजरी हो सकती है, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ये सब क्या करते हैं? ब्रेन में एडिमा प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या डेथ हो सकती है। एडिमा इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। एडिमा क्या होता है? एडिमा में होता है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी क्रेनियल के अंदर का प्रेशर जो है हमारे ब्रेन का, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेरेब्रल सर्कुलेशन, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो सर्कुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, और क्या होगा? एसेप्टिक न्यूरोसिस ऑफ द ब्रेन होगा, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। अगला आता है विद इन 3 to 5 days देयर अकर्स वाइड स्प्रेड ब्रेन डिस्ट्रक्शन और पैनिक क्रियोसिस थ्रू आउट द सेरेब्रम। 3 से 5 दिन के अंदर क्या होगा? जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्रेन डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, जिसे हम पैनिक क्रोसिस भी कहते हैं। पूरे सेरेब्रम में वो फैल जाएगा और ब्रेन स्टेम पे भी पूरा फैल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा ब्रेन है वो लिक्विफाइड मास, मतलब उसके जो भार है वो भारी हो जाएगा लिक्विड ज्यादा होने की वजह से, जिसके हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटर ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर सारे ब्रेन स्टेम के फंक्शन लॉस हो जाते हैं, सेरेब्रम के फंक्शन लॉस हो जाते हैं और ब्रेन स्टेम डेड हो जाता है। इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंप्रेसेस द एंटायर ब्रेन इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम एंड टोटल ब्रेन इन्फेक्शन फॉलोज। जो इंटरक्रेनियल प्रेशर हमारे ब्रेन में बढ़ता है वो पूरे ब्रेन स्टेम को नुकसान करता है, जिसकी वजह से टोटल ब्रेन इन्फेक्शन यानी पूरा ब्रेन पे असर आता है, जिसकी वजह से सारे ब्रेन की एक्टिविटी खत्म हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ की तरफ प्रोसीडिंग हो जाती है। अब डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डेथ। अब ब्रेन डेथ हो गई, लेकिन उसकी डायग्नोसिस का हम कैसे पहचानेंगे कि इसकी ब्रेन डेथ हुई है? सबसे पहले आता है प्रीरेक्विजिट्स। प्रीरेक्विजिट्स क्या होते हैं? एसेंशियल्स, कि हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन डेथ इन कंडीशंस में हम देखेंगे कि ये हमें बताएगी कि क्या डायग्नोसिस है ब्रेन डेथ की। ब्रेन डेथ इज एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल ब्रेन फंक्शन। ब्रेन डेथ क्या होती है? एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल, जो ब्रेन के फंक्शन है क्लिनिकली वो नहीं हो पाते। व्हेन प्रॉक्सिमेट कॉज इज नोन एंड इरिवर्सिबल। सबसे पहला इसमें प्री रिक्वायर्ड्स क्या बताया गया है? क्लिनिकल और न्यूरो इमेजिंग एविडेंस विच कंपैटिबल विद क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन। पहले हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए, क्लिनिकल भी और न्यूरो इमेजिंग एविडेंस भी, जिसके हमें पता लगे, क्लिनिकल डायग्नोसिस हो ब्रेन डेथ का कि भाई ब्रेन डेथ हो गई है, हमारे पे प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए क्लिनिकली। एक्सक्लूजन ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग मेडिकल कंडीशन। जो कॉम्प्लिकेशंस है मेडिकल कंडीशन वो सब हटा के हम अकेले ब्रेन को देखें कि इसकी डेथ हुई है या नहीं। नो ड्रग इंटॉक्सिकेशन, किसी तरह का कोई पॉइजन या फिर कोई तरह का टॉक्सिन ना दिया हो ब्रेन डेथ के अंदर, हमें इस चीज को भी चेक करना है। और कोर टेम्परेचर 32.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम ब्रेन डेथ मानेंगे। अब ब्रेन डेथ के पेशेंट में कार्डिनल फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेगी? सबसे पहला हमें कोमा मिलेगा कि अनरिस्पॉन्सिव, बंदा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और ना कोई सेरेब्रल मोटर फंक्शन मिलेगा, किसी भी प्रकार का स्टिमुलस देने पे वो उसका ब्रेन जो है काम नहीं करेगा। दूसरा साइन क्या मिलेगा? एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। जो ब्रेन स्टेम के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनकी एब्सेंस मिलेगी, जैसे क्या कि जैसे प्यूपिल डायलेट नहीं कर पाएंगे, ऑक्यूलर मूवमेंट यानी आंखें नहीं हिलेगी, फेस सेंसल नहीं कर पाएगा, फेरेंजियल और ट्रेकियल इसमें सांस वगैरह नहीं ले पाएगा। ये सब हमें देखने को मिलेगा। तीसरा टेस्ट में आता है एपनिया टेस्ट। एपनिया टेस्ट होता है जो कंट्रोल्ड ब्रीथिंग होती है, बंदा सांस लेता है वो नहीं ले पाएगा ब्रेन डेथ के अंदर। अगला होता है एक्सक्लूजन ऑफ रिवर्सिबल कंडीशंस, कि मतलब जो जो रिवर्सिबल कंडीशन हो सकती है कि ब्रेन डेथ जिसकी वजह से ना मान जाए, उन सबको हटा के ही हम ब्रेन डेथ मानेंगे। तो क्या क्या कंडीशन होती है? हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर कम, सर्वर सिवियर इलेक्ट्रोलाइट एसिड बैलेंस और एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज, मतलब इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस की एब्नॉर्मलिटीज होती हैं। ड्रग इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए, हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन और शॉक का पेशेंट नहीं होना चाहिए। अदर कंडीशन लाइक ब्रेन encephalitis, encephalopathies associated with hepatic failure, uremia,
हाइपरोस्मोलर कोमा और डायबिटीज मेलाइटिस, ये सब का हमें ध्यान रख के इन सबको एक्सक्लूड करके हमें तभी ब्रेन डेड के पेशेंट को देखना चाहिए। अगला आता है ऑब्जर्वेशन पीरियड की, कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि इस बंदे की ब्रेन डेथ हो गई है। ये आज भी कंट्रोवर्सी का एक मैटर है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम ये मान लेते हैं कि 30 मिनट तक हम उसका ब्रेन डेथ नहीं चेक नहीं कर सकते जब तक कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन हो रहा है। मतलब जब यानी हार्ट और लंग्स को वापसी से उठाने की कोशिश की जा रही है, वापसी से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, उसके 30 मिनट तक हम नहीं मानेंगे कि ब्रेन डेथ की हमें एग्जामिनेशन शुरू करनी है। अब किसी की ब्रेन डेथ हो गई है तो उसकी सर्टिफिकेशन यानी उसको कैसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्या क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट परफॉर्म ब्रेन स्टेम डेथ, हमेशा 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर टेस्ट करेंगे ब्रेन स्टेम के पेशेंट डेथ के पेशेंट को। पेशेंट अटेंडिंग फिजिशियन शुड पार्टिसिपेट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ वेर एवर पॉसिबल, जो पेशेंट को अटेंड कर रहा है फिजिशियन, वही उसकी डेथ की डिटर्मिनेशन में जाएगा, हमेशा बताने कि मैंने इसको चेक करा था और मैंने ही इसकी डेथ को कंफर्म करा है, जहां भी पॉसिबल जगह जाना पड़े। डॉक्टर इन्वॉल्व शुड बी एक्सपर्ट इन टेक्निक ऑफ ब्रेन स्टेबिलिजेशन, जो भी डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व है वो ब्रेन स्टेम डेथ के असेसमेंट में मतलब चेक करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई कॉमन डॉक्टर नहीं होना चाहिए। ईच डॉक्टर शुड परफॉर्म द टेस्ट ट्वाइस, हर एक डॉक्टर को जो भी ब्रेन डेथ का टेस्ट है वो 2 बार टेस्ट करना चाहिए। अब अगला टॉपिक है इसमें थैनेटोलॉजी के अंदर बीटिंग हार्ट डोनर और लिविंग कैडावर्स। ये क्या होते हैं? आफ्टर ब्रेन स्टेम डेथ रिटेंशन ऑफ पेशेंट ऑन द वेंटिलेटर फैसिलिटेट्स अ फुल्ली ऑक्सीजनेटेड कैडावर ट्रांसप्लांट सो ब्रीथिंग हार्ट डोनर। जब ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाती है लेकिन फिर भी कुछ को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है, जो कि डेड बॉडी होती है उसको वेंटिलेटर डाल के बस उसके ऑर्गन को रिवाइव रखे जाता है, उसे कहते हैं बीटिंग हार्ट डोनर या फिर लिविंग कैडेवर। बॉडी की डेथ हो जाती है लेकिन ऑर्गन रिमूवल के लिए या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ऐसा करा जाता है, वेंटिलेटर पे बॉडी को डाला जाता है, लेकिन ब्रेन स्टेम डेथ हो रखी होती है। मेनली यूज फॉर ऑक्सीजन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन रिमूवल। क्या किस लिए यूज करता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए या फिर ऑर्गन को रिमूव करना उसके लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल कॉर्निया को हम 6 घंटे तक ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, स्किन को 24 आवर तक, बोन को 48 आवर तक, ब्लड वेसल को 72 आवर तक, किडनी को 45 मिनट तक, हार्ट को 1 आवर तक और लिवर को 15 मिनट तक हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं डेड बॉडी की डेथ होने के बाद भी। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।